हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम आपको 6 सेमेस्टर का डिसिप्लिन रिस्पेक्टिव इलेक्टिव कोर्स का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर सी पढ़ाएंगे, पॉलिटिकल साइंस का। तो गाइस हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी जाके नहीं देखा है प्लीज़ आप पहले ज़रूर देख लीजिएगा। हमने प्लेलिस्ट पे बना रखी है आपके लिए कि अगर आपको वीडियोज़ में मुश्किल होती है देखने में तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का नाम क्या है हमारा, समकालीन विश्व अभिकर्ता। ये तो आपको पता ही है, हमने पहले भी यूनिट 2 पढ़ा है। यूनिट 2 का चैप्टर नंबर ए एंड चैप्टर नंबर बी पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सी। तो चैप्टर नंबर सी का क्या नाम है हमारा, ब्रिक्स। ब्रिक्स का क्या मतलब होता है उसका परिचय देखते हैं। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक संघ का शीर्षक है। इसके घटक राष्ट्र ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। तो आपको ब्रिक्स के नाम से पता चल जाएगा इसमें सारे देश आ रहे हैं कौन कौन से। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका। दक्षिण देशों के अंग्रेज़ी के नाम प्रथम अक्षरों से BRI जो मैंने अभी आपको बताया, इस समूह का ये नामकरण हुआ है। इसकी स्थापना 2009 में हुई। इसके 6 अभी आपको बताया तो कौन कौन से थे, एक ब्राज़ील फर्स्ट, रूस सेकंड, भारत, चीन एंड दक्षिण अफ्रीका। तो 5 सदस्य हैं। मूलतः 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने से पहले से ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था। रूस को छोड़कर ब्रिक्स के सभी सदस्य विकासशील या नव औद्योगिकी देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। ये राज्य, क्षेत्रीय या वैश्विक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। वर्ष 2022 तक पाँचों ब्रिक्स राष्ट्र दुनिया का लगभग 82 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक अनुमान के अनुसार ये राष्ट्र संयुक्त विदेशी मुद्रा भंडार में 8 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान करते हैं। इन राष्ट्रों का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 24 अरब अमेरिका डॉलर का है। ब्रिक्स देशों का वैश्विक GDP में 23% का योगदान करता है। कितने परसेंट का योगदान करता है? 23% का। तथा विश्व व्यापार के लगभग 18% हिस्से में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 23% का तो वो योगदान करता है, लेकिन उसको महत्वपूर्ण भूमिका कितनी मिलती है? 18% मिलती है। इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि R5 के बारे में लिखी, तो आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि ब्रिक्स को ही हम R5 के नाम जानते हैं क्योंकि इन 5 देशों के मुद्रा का नाम R से ही शुरू हुआ है। वर्तमान में चीन ब्रिक्स का 40वां यानी कि 14 समूह के अध्यक्षता करता है। ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। कहाँ हुआ था? 13वां भारत में हुआ था। हम शिखर सम्मेलन के बारे में आगे पढ़ेंगे गाइस, तो आप कंफ्यूज मत होना शिखर सम्मेलन को लेकर। तो हम उसके उद्देश्य देख लेते हैं कि ब्रिक्स के क्या उद्देश्य थे। ये क्षेत्र के देशों में व्यापार और विकास को बढ़ावा देने में एक आम हित में पैदा हुआ था। इसका गठन इन देशों की अर्थव्यवस्था और वैश्विक सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया गया था। कि तो इसका क्या काम था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, वो बेहतर हो जाए, वैश्विक सामाजिक स्थिति बेहतर हो जाए, सुधार आ जाए उनमें। अब आते हैं हमारा वैश्विक व्यवस्था में ब्रिक्स। दक्षिण अफ्रीका दिसंबर 2010 में समूह का सदस्य बना। इसमें 2011 में सान्या चीन के 3रे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसके बाद समूह को ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका करार किया गया। कब करार किया गया था? 2011 में, जब सान्या चीन का तीसरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था। तो अब देखिए सेकंड पॉइंट, ब्रिक्स ने एक बहुध्रुवीय दुनिया, एक वैकल्पिक वैश्विक वित्तीय प्रणाली यानी कि IMF और विश्व बैंक के विपरीत के लिए अपने समर्थन की घोषणा की है और समग्र रूप से वैश्विक व्यापार प्रणाली यानी कि WTO सुधार किया है। किस में सुधार किया? WTO में। थर्ड पॉइंट आता है इसका, देशों ने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं पर एक संवाद मंच स्थापित किया है। निम्नलिखित कुछ क्षेत्र हैं जहां सहयोग और बातचीत की क्षेत्र संभव है। वित्तीय केंद्रीय बैंक, व्यापार मंच और परिषदें। वित्तीय मंच, अकादमिक और थिंक टैंक परिषद, स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मतलब जहाँ पे बातचीत सहयोग हो सकती है। आतंकवाद, कृषि और अन्य सुरक्षा चिंताएं में हो सकती है। युवा और खेल, आपदा प्रबंधन और सांख्यिकी कुछ कवर में किए गए विषय में हो सकती है। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, विकासशील राष्ट्रों की आवाज़।
साथ में ब्रिक्स देशों में वैश्विक जनसंख्या का 42%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 33% और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य का 17% का हिस्सा है। विश्व व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में ब्रिक्स देश वैश्विक आर्थिक विकास, व्यापार और पूंजी निर्वाह में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ब्रिक्स का काम ही क्या है? आर्थिक व्यवस्था को अच्छा करना और उनकी वहाँ पे विकास करना। सेकंड होता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे धनी देशों के संरक्षण के बढ़े हुए स्तर बदलते वैश्विक क्रम को दर्शाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन शमन पर सहयोग के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों को इस मंच द्वारा संभव बनाया गया है, जो दुनिया के सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है। इसलिए हाँ, ब्रिक्स को विकासशील देशों की आवाज़ कहा जाता है। ब्रिक्स को क्या कहा जाता है? विकासशील देशों की आवाज़ भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है संरचना और संस्थागत तंत्र। संस्थागत विश्लेषण यानी कि संस्थागत तंत्र सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो ये अध्ययन करता है कि कैसे संस्थाएं यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली सामाजिक व्यवस्था और संयोग की संरचना और तंत्र दोनों अनुभवय नियमों यानी कि औपचारिक नियम, उपयोग और मापदंड के अनुसार व्यवहार और कार्य करते हैं। और सैद्धांतिक नियम ऐसे औपचारिक नियम और कानून ये क्षेत्र इस बात से संबंधित है कि कैसे व्यक्ति और समूह संस्थानों का निर्माण करते हैं, संस्थाएं व्यवहार में कैसे कार्य करती हैं और व्यक्ति समाजों और बड़े पैमाने पर समुदाय पर एक दूसरे पर संस्थानों को प्रभाव डालते हैं कि वहाँ पर संस्थाएं के अनुसार व्यक्ति कार्य किस प्रकार करते हैं वो बताया गया है। अब आता है हमारा भारत और ब्रिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक लोकप्रिय वाक्य है कि हर देश का अपना हित सबसे प्यारा होता है। होता ही वो तो ऑब्वियसली कि हर देश को अपना हित सबसे प्यारा होता है। वैश्विक राजनीति में शक्तिशाली देश अपने अपने गुट खड़े करना चाहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते ताकतवर देश भी ऐसा ही कर रहे हैं। अमेरिका अपना एक अलग ब्लॉक के निर्माण में जुटा है। यूरोपीय देश उसके साथ खड़े हैं, जबकि चीन अपने लिए अलग ब्लॉक बना रहा है। अमेरिका और चीन दोनों ही भारत के लुभावने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में भारत की भूमिका इन गुटों को बीच काफ़ी अहम हो गई है। क्या हो गई? अहम हो गई यानी कि महत्वपूर्ण हो गई है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भारत क्वाड संगठन में शामिल है, जबकि भारत ब्रिक्स संगठन में भी शामिल है। भारत किस में है? क्वाड में भी और ब्रिक्स में भी है। ब्रिक्स को क्वाड का विरोधी माना जाता है। ब्रिक्स क्या है? क्वाड का विरोधी यानी कि अपोजिट साइड से जो होते हैं पर्सन, उसको जो बोलते हैं वो है। भारत दोनों संगठनों में शामिल होने के बाद भी अपनी अलग राय रखता है। यूक्रेन युद्ध पर जहां क्वाड के बाकी देशों की राय अलग थी, वहीं भारत ने रूस की आलोचना करने से साफ इनकार कर दिया था। ब्रिक्स भी जोर शोर से आगे बढ़ रहा है, जिससे भारत के अलावा चीन, रूस, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका है। क्वाड की तुलना करने पर ब्रिक्स पूरी तरह एक आर्थिक मंच नज़र आता है। क्वाड ग्रुप का गठन वर्ष 2007 में तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने किया था, जिसका मकसद ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को एक नया मंच प्रदान करना था। किसको मंच प्रदान करना था? ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को। तो हम उसकी उपलब्धियां और चुनौतियां देख लेते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स समूह दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था को एक साथ लाता है, जिनकी वैश्विक आबादी का 41% हिस्सा है। सॉरी गाइस, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, तो इसकी जो हैंड राइटिंग वो थोड़ी बिग हो गई है, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना। देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% से अधिक नियंत्रित करते हैं। इसके माध्यम से एक आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था स्थापित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से ही एक है। ये कई मायनों में विश्व बैंक का प्रतिस्पर्धी है। ब्रासीलिया घोषणा ब्रिक्स देशों के लिए एक वैश्विक एजेंडा स्थापित करती है। राजनीति और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क के 3 स्तंभों के तहत ब्रिक्स राष्ट्र प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करने के लिए भी मिलते हैं। तो गाइस, ये निष्कर्ष हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ब्रिक्स सम्मेलन देख लेते हैं। सम्मेलन है जैसे कि इसमें हमारे कितने सम्मेलन हुए थे? 14 सम्मेलन हुए थे। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? रूस में। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था 2009 में। तो गाइस, ये आपको चार्ट बनाने के लिए ज़रूर आएगा एग्जाम में, तो प्लीज़ आप इस चार्ट पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था 2010 में।
तीसरा चीन में 2011। चौथा भारत में हुआ था 2012 में। भारत में कौन सा सम्मेलन हुआ था? चौथा हुआ था और 2012 में हुआ था। पांचवा हुआ था दक्षिण अफ्रीका 2013 में। छठा हुआ था ब्राज़ील में 2014। सातवां रूस 2015। आठवां भारत, आठवां फिर से आठवां हुआ था भारत में 2016 में। नौवां हुआ था चीन में 2017। 10वां हुआ था दक्षिण अफ्रीका 2018। 11वां ब्राज़ील 2019। 12वां ऑनलाइन हुआ था ये रूस में 2020 में। 13वां हुआ था ऑनलाइन भारत 2021 में, क्योंकि कोविड आ गया था तो ये सब ऑनलाइन होने लगे थे। फिर 14वां हुआ था प्रस्ताव चीन में 2022 में। 2023 अब चल रहा है। अब जो भी सम्मेलन होगा वो नेक्स्ट ईयर आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब जब जो बच्चे आएंगे नेक्स्ट ईयर वाले उनको पढ़ाया जाएगा वो। तो सम्मेलनों के बाद हम देख लेते हैं गाइस निष्कर्ष। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की एक साझा और बढ़ती अर्थव्यवस्था, एक सामान्य पहचान और एक साझा भविष्य है। उम्मीद की जाती है कि ब्रिक्स के पास विश्व जीडीपी का बड़ा हिस्सा होगा और इसके वैश्विक शासन को प्रभावित करने में भी सक्षम होगा। ब्रिक्स देशों में और विकास की उत्कृष्ट क्षमता है। हालांकि राजनीतिक स्थिति अभी भी दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है। जैसा कि एक लेखक ने कहा है, उनके पास भविष्य के लिए बहुत बड़ी संभावना है, लेकिन राजनीतिक माहौल के सतत विकास के लिए अधिक अनुकूल होने के बिना दुनिया को ब्रिक्स की पूरी तरह से विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में देखने की संभावना नहीं है। तो अगर आपको निष्कर्ष में समझ आ गया होगा, आई होप। बहुत ईजी वर्ड में लिखा हुआ है, ये आप ज़रूर याद करने लगे। भारत में कहाँ पे और भारत में कितने सम्मेलन हुए थे और कौन कौन से हुए थे, ये आपके लिए मेन है। तो गाइस थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। हमने आपको बहुत शॉर्ट नोट में समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।